वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी क्लियर? ओके ओके। वीडियो भी दिख रहा है प्रॉपर? वीडियो नहीं? हाँ, तो ये तो इंडिविजुअल की ड्यूटी है पिन करना। तो कल की क्लास में अपन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने मेंस में और उनका आंसर आपको कैसे लिखना है, अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा। आज कुछ सीपीसी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे अपन। किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आपके सामने आते हैं तो उसमें राइट आंसर है वो कैसे लिखना है, आपको जो आपको अधिकतम नंबर है वो दिला दे उस प्रश्न के अंदर। प्रयास करते हैं, देखते हैं। यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, डिफाइन द सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल प्रकृति के बाद को परिभाषित करिए, कैसे लिखनी है इसकी डेफिनेशन, क्या लिखना है डेफिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल you refer the explanation first of the section 9 of the CPC. According to the section 9 explanation first, a suit in which the right to property or office is contested is suit of civil nature, notwithstanding the such right entirely depends upon the determination of the religious rites and ceremony. In other words, the suit of civil nature means in which the private right and obligation of the individual is involved and free from the political and religious question. सिविल प्रकृति के बाद की परिभाषा में हिंदी में देखें, धारा 9 के स्पष्टीकरण फर्स्ट, धारा 9 का जो स्पष्टीकरण फर्स्ट है उस स्पष्टीकरण फर्स्ट के अनुसार ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है आपको उत्तर की। सिविल प्रकृति के बाद से अभिप्रेत है जिसमें संपत्ति या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है, चाहे उसका विनिश्चय पूर्ण रूप से धार्मिक कृत्यों या कर्मों पर अवलंबित हो या धार्मिक कृत्यों या संस्कारों पर अवलंबित है। और इससे हटके भी एक बात लिख सकते हैं अपन, सिविल अधिकारों का सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थितवाद, संस्थितवाद सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है। ये जो जनरल बात है ये आपको बाद में लिखनी है, पहले आपको क्या लिखना है जो बेर एक्ट में दे रखा है, स्पष्टीकरण फर्स्ट ऑफ सेक्शन 9 में दे रखा है वो सबसे पहले लिखना है आपको। फिर आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि सामान्यतः सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थित किया गया वाद क्या कहलाता है, सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप इस पहली लाइन पे आ जाए और ये स्पष्टीकरण के अंदर जो दे रखा है वो नहीं, यदि आपने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लिखा है नंबर आपको तो ही मिलेंगे, अदरवाइज आपने ये जनरल बात लिखी है 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 नंबर मिल सकता है। और यदि आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखा और उसके बाद में ये लिखा और एक आध कोई एग्जाम्पल भी लिख दिया, जैसे संविदा की विनिर्देश अनुपालना का वाद है, जैसे इंजेक्शन सूट है, व्यादेश का वाद है, तो आपने 1-2 एग्जाम्पल भी लिख दिए कि ये जो दावे हैं या वाद है भी क्या है, सिविल प्रकृति के वाद है, तो आपको हो सकता है 3 में से 2.5 नंबर मिल जाए या 3 में से 2 नंबर मिल जाए। तो ये वेरिएशन आएगा आपका स्पेसिफिक आंसर का और जनरल आंसर का। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके सामने, बिफोर व्हाट कोर्स द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द सूट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीपीसी, वादों के अंतरण के लिए आवेदन धारा 23 के अंतर्गत किस न्यायालय में किया जाएगा, ऐसा यदि मेंस में क्वेश्चन आता है, क्या राइट आंसर रहेगा इसका। वैसे तो बैरक में लिखा हुआ वही लिखना है आपको इसमें, बट एक चीज ऐड भी करनी है आपको। क्या करना है? मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? ओके ओके। 23 का जो फर्स्ट पॉइंट है, वेयर सेवरल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम appellant court, then application shall be made to that appellant court. Second one, where the subordinate court to
different appellant court but same high court, subordinate to the different appellant court but same high court, then the application shall be made to the that high court. And the third point, where the subordinate to the different high courts, application shall be made to the that high court within the jurisdiction of the court in which the suit is brought is situated. The third point of the section 23 interprets in the this judgment by the Supreme Court. Durgesh Sharma versus Jayashree 2008 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in this case? Court held that subsection 3 of section 23 read with section 25 of the CPC, the power of the transfer the suit vested only in Supreme Court, though before the 1st January 1977 this power was vested in High Court. In present time, present scenario, the law governed by the Durgesh Sharma versus Jayashree 2008 Supreme Court judgment. Because before the 1976 amendment, Civil Procedure Code Amendment Act 1976, this power is vested in High Court, but in Civil Procedure Code Amendment Act 1976, section 25 is amended. And the language of the section 25 is changed. If any suit is transferred from the one high court or one civil court of the one state to the another state, this power is exclusively vested in the Supreme Court as per the subsection 1st of the section 25. 1976 का जो सिविल प्रक्रिया का संशोधन था, उस संशोधन के द्वारा धारा 25 में संशोधन हुआ और 25 में जो सर्वोच्च न्यायालय की वादों को अंतरण करने की शक्ति है, उसमें क्लियर कट कर दिया एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि वाद का अंतरण होना है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक सिविल न्यायालय से दूसरे सिविल न्यायालय में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना है, तो ये पावर जो है वो अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में ही निहित है, जबकि 25 की लैंग्वेज 1976 के संशोधन से पहले ऐसी नहीं थी। तो इसलिए 23 के सबसेक्शन 3 में हाई कोर्ट भी इस थर्ड पॉइंट के अंदर है वो इस पावर को एक्सरसाइज करता था, बट 25 में अमेंडमेंट होने के कारण वो पावर क्लियरली 25 में सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है। इस बात को इस वो जजमेंट में उठाया गया, ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जानी चाहिए या 25 में है वो सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एप्लीकेशन 25 में ही जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है, ये हाई कोर्ट की ये पावर समाप्त हो चुकी है 1976 के संशोधन के बाद। 1 जनवरी 1977 जो सीपीसी के 1976 के संशोधन के लागू होने की तारीख है, इस तारीख से पहले जो है ये पावर हाई कोर्ट में निहित थी। इस जजमेंट को भी कोट करना है आपको। वाद के अंतरण के लिए आवेदन, यदि एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ है, आवेदनकर्ता अपील न्यायालय के समक्ष है वो अंतरण के लिए आवेदन करेगा। यदि एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, वो कोर्ट जहां सूट इंस्टीट्यूट हुआ वो दूसरा कोर्ट जहां ट्रांसफर होना है, डिफरेंट है, वो अपीलेंट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, तो ऐसी एप्लीकेशन उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होगी। और एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वो एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, इसका मतलब भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित किया गया है, उस उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरण के लिए आवेदन है वो किया जाएगा। इस थर्ड पॉइंट को दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरप्रेट किया गया और यह निर्णित किया कि धारा 23 की उपधारा 3 को धारा 25 के साथ पढ़ा जाए सीपीसी के, और 1 जनवरी 1977 के बाद यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की। ये 23(3) में जो दे रखी है, ये पावर हाई कोर्ट की नहीं रही, ये 25 में फॉल होती है और केवल सुप्रीम कोर्ट की पावर है। यद्यपि इससे पहले, इसके पहले का मतलब 1 जनवरी 1977 से पहले यह उच्च न्यायालय में निहित थी। तो यदि धारा 23 पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यह इंटरप्रिटेशन दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मेंशन करना, यह आपको आधा नंबर ज्यादा दिला देगा दूसरे कैंडिडेट से जिन्होंने इस जजमेंट को नहीं लिखा है। नेक्स्ट वन, a person who creates the resistance in execution of a decree, what remedies are available to the decree holder against the such person? एक व्यक्ति जो डिक्री के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा डालता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्रीदार को क्या उपचार उपलब्ध है? As per Order 21 Rule 97, read with the Section 74 of CPC. What remedy available?
As per Order 21 Rule 97, read with Section 74 of CPC, resistant or the obstruction to the possession of immovable property, where the holder of a decree for the possession of an immovable property or the purchaser of the any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person in obtaining the possession of the property, he may make an application to the court complaining of the such resistance or obstruction, that to be detained to judgment debtor or the any person on behalf of the judgment debtor in civil prison for a term which may extend to the 30 days, and it shall direct that the applicant be put into the possession of the property. यदि डिक्रीदार को या डिक्री के निष्पादन में जिसने संपत्ति को क्रय किया उस क्रेता को कब्जा लेने से, स्थावर संपत्ति का कब्जा लेने से निर्णीत ऋणी या निर्णीत ऋणी की ओर से कोई व्यक्ति यदि प्रतिरोध करता है या बाधा डालता है, तो इस केस में क्या उपचार है? प्रार्थना पत्र पेश करने का उपचार है उसके पास। कौन से प्रोविजन में? आदेश 21 नियम 97 सपठित धारा 74 सीपीसी। क्रय की गई संपत्ति पर कब्जे से प्रतिरोध करने या बाधा डालने पर न्यायालय में डिक्रीदार या लोक नीलामी के क्रेता द्वारा आवेदन, धारा 74 सपठित आदेश 21 नियम 97। और यदि ऐसी एप्लीकेशन जब पेश की जाएगी तो इसमें अल्टीमेटली कोर्ट है वो क्या है, वो रिलीफ दे सकता है उनको। जजमेंट डेटर या कोई व्यक्ति जो रेसिस्टेंट कॉज कर रहा था उसको 30 दिन तक के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है, और डिक्रीदार या जो क्रेता है उसको संपत्ति का कब्जा दिलाए जाने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है, ऐसे आवेदन को स्वीकार करते हुए। ये स्वीकार या अस्वीकार करने का कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है ये रूल 98 में दे रखा है। ऑर्डर 21 के आदेश 21 के नियम 97 में पेश किए गए आवेदन में अवधारण के पश्चात न्यायालय आवेदन को मंजूर करते हुए डिक्रीदार को या क्रेता को कब्जा दिलाने का आदेश है वो कर सकता है। यस, इतना ही मेंशन कर रखा है। और इसके अलावा एक बात जो रह गई वो आप नोट कर लें, निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से प्रतिरोध या बाधा डालने वाले को व्यक्ति को 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है। ये दोनों बातें सेक्शन 74 में भी दे रखी है और ऑर्डर 21 रूल 97 रीड विथ रूल 98 में भी दे रखी है। बट 98 में कंडीशन लगा रखी है, उसमें कुछ रेसिस्टेंट एक लॉन्ग पीरियड के बाद भी है वो जारी रखता है, वो ऐसा ऑर्डर होने के बाद भी जारी रखता है तो उसको सिविल कारागार में निरुद्ध करने का। और 74 में बहुत सिंपल सा दे रखा है, मे एक्सटेंड टू 30 डेज, उसको सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दिया जा सकता है और उससे वो डिक्रीदार को या जो क्रेता है उसको कब्जा दिलाने का आदेश भी है वो देगा। नेक्स्ट वन, mention the manner of the attachment of movable and immovable property of the judgment debtor in execution of the decree। निर्णीत ऋणी की जंगम या स्थावर संपत्ति के कुर्की के ढंग का उल्लेख करिए। What would be manner of the attachment of the movable property of the judgment debtor and immovable property of the judgment debtor? The rule 43 of the order 21 is concerned to the manner of the attachment of movable property, and rule 54 of the order 21 is concerned to the manner of the attachment of the immovable property. What provided under rule 43? Attachment of the movable property other than agriculture produce in possession of the judgment debtor, where the property to be attached is movable property
other than the agriculture produce in the possession of the judgment debtor, the attachment shall be made by the actual seizure. Attachment shall be made by the actual seizure, and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in the custody of the one of his subordinate, and shall be responsible for the due custody therefore. What would be the manner of the attachment? Shall be made by the actual seizure. Provided that when the property is seized is subject to the speedy and natural decay, or when the expenses of the keeping it in custody is likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once. And the another provision that is concerned to the manner of the attachment of immovable property of the judgment debtor in execution of the decree. As per Order 21 Rule 54, attachment of the immovable property, where the property is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way, and all person from taking the any benefit from the such transfer or the charge. Subsection 1A, subrule 1A, the order shall also require the judgment debtor to attend the court on a specified date, to take notice of the date to be fixed for the setting the terms of the proclamation of sale. The first subrule is important, that is concerned to the mode of the attachment of the immovable property of the judgment debtor in execution of the decree. By order in writing, prohibiting the judgment debtor from the transferring and charging the property in any way, and also prohibiting all person from the taking any benefit from the such transfer or charge. हिंदी में आप देखेंगे, निर्णीत ऋणी की जंगम और स्थावर संपत्ति की कुर्की का ढंग, नियम 43, आदेश 21 का नियम 43 जो है वो जंगम संपत्ति की कुर्की के ढंग से रिलेटेड है। कैसे होगी? वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा, बाय एक्चुअल सीजर, वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा होगा, और न्यायालय के उचित अधिकारी की अभिरक्षा में लेकर या उसके अधीनस्थ के अभिरक्षा में लेकर, और वो संपत्ति यदि विनश्वर प्रकृति की है या उसके मूल्य से अधिक उसका खर्चा हो जाए तो उसका तुरंत विक्रय करने का आदेश है कंसर्न कुर्क करने वाले अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। रूल 54, स्थावर संपत्ति की कुर्की का ढंग, अंतरण या भारित करने से प्रतिष्ठित करने का लिखित आदेश देकर और कुर्की के आदेश को संपत्ति के सदृश स्थान पर चस्पा करके और ऐसी उद्घोषणा का डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िक ढंग से उद्घोषित करवाकर स्थावर संपत्ति न्यायालय के अधिकारियों की अभिरक्षा में ली जाती है, और न्यायालय उसके लिए रिसीवर आदि भी नियुक्त है वो कर सकता है। मैनर है वो यही है, और ये कुछ उसके आगे का प्रोसीजर है जो रूल 54 के सब रूल 3 and 4 एटसेट्रा में दे रखा है। नेक्स्ट वन, अपॉन विच प्रोसीडिंग्स द ऑर्डर 23 इज नॉट अप्लाई। वो कौन सी कार्रवाइयां हैं जिन पे सीपीसी का आदेश 23 लागू नहीं होता है? एज स्टिपुलेटेड इन ऑर्डर 23 रूल 4, दिस ऑर्डर डू नॉट अप्लाई इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। गंगा प्रसाद वर्सेज विजय कुमार 1974 सुप्रीम कोर्ट एंड द मोतीलाल वर्सेज मोहम्मद हुसैन 1968 सुप्रीम कोर्ट, the two important judgment in respect of the interpretation of the rule 4 of order 23. What was held by the Supreme Court in Ganga Prasad versus Vijay Kumar and the Motilal versus Mohammad Hussain? Court held that compromise and the adjustment in execution can be recorded and enforced by the executing court under order 21 rule 2 read with the section 47 of CPC, independent of the order 23 rule 4. It means the compromise between the decree holder and judgment debtor is not prohibited under the law. There may be a compromise and adjustment between the decree holder and judgment debtor, and that shall be recorded and enforced according to the rule 2 of order 21 and the section 47 of the CPC, and that is the separate provision, independent provision from the order 23 rule 4 of CPC. कौन सी कार्रवाइयों पे आदेश 23 है वो लागू नहीं होता है? आदेश 23 का नियम 4 आप पढ़ेंगे। डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाइयों में आदेश 23 लागू नहीं होता है।
गंगा प्रसाद बनाम विजय कुमार 1974 सुप्रीम कोर्ट और मोतीलाल बनाम मोहम्मद हुसैन 1968 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों जजमेंट में इंटरप्रिटेशन किया गया कि ऑर्डर 23 लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निष्पादन की कार्रवाई में समझौता हो ही नहीं सकता, समझौता हो भी सकता है और कोई समायोजन भी हो सकता है, एडजस्टमेंट भी हो सकता है और उसको रिकॉर्ड पे भी लिया जा सकता है, बट उसके लिए सीपीसी के ऑर्डर 21 में और जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है सेक्शंस में, उसमें सेक्शन 47 के अंदर उसको रिकॉर्ड पे लिया जा सकता है। निष्पादक न्यायालय का समझौता का निष्पादन करवाने का क्षेत्राधिकार आदेश 23 नियम 3 से समाप्त नहीं होता है। नियम 3 नहीं, नियम 4। वैसे तो कॉम्प्रोमाइज नियम 3 में दे रखा है, बट रूल 4 प्रोहिबिट करता है। आदेश 23 नियम 4 से समाप्त नहीं होता है, परंतु आदेश 21 नियम 2 सपटित धारा 47 में डिक्रीदार द्वारा डिक्री की पूर्ण संतुष्टि होने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर निष्पादन कार्रवाई है वो समाप्त हो सकती है, या उस समझौते को या समायोजन को अभिलेख पर या वो लेने के बाद निष्पादन कार्रवाई है वो समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट अंडर द ऑर्डर 20 रूल 4 सीपीसी। आदेश 20 के नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत निर्णय की अंतर्वस्तु का उल्लेख करिए। निर्णय में किन बातों का उल्लेख होगा, कंटेंट्स या पर्टिकुलर्स क्या रहेंगे। ऑर्डर 20 रूल 4 में 2 बातें दे रखी है अलग अलग। फर्स्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। देर आर द 2 कंटेंट्स रिक्वायर्ड, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट on such points. And the judgment of the other courts, there are requirement of the 4 contents or 4 particulars. Brief statement of the case होना चाहिए, case, brief statement of the case, points for determination, decision of the court and the reason for the such decision. These are the required contents for the judgment of the other civil courts. As stipulated in the Balraj Taneja versus Sunil Madan, a court must give the reason for the judgment. It cannot merely write the suit dismissed or the suit allowed. Okay. नियम 4 आप देखेंगे निर्णय की अंतर्वस्तु के बारे में। लघुवाद न्यायालय का यदि निर्णय होगा तो उसकी अंतर्वस्तु में क्या होगा, 2 बातों का उल्लेख होगा। अवधार्य प्रश्न होंगे उस पर और उन प्रश्नों पर न्यायालय का विनिश्चय क्या है ये होगा। और अन्य सिविल न्यायालयों के निर्णय उनकी अंतर्वस्तु क्या होगी, उसमें 4 बातें होगी। मामले के संक्षिप्त कथन होंगे, अवधार्य प्रश्न भी होंगे, उन प्रश्नों पर न्यायालय का विनिश्चय क्या है ये भी होगा और न्यायालय के विनिश्चय के आधार क्या है ये भी होगा। Next one, under which provision of the CPC the restoration or the setting aside of the order passed ex parte can be sought regarding an application filed under the order 21 of CPC which has been dismissed for the non-appearance or decided the ex parte. सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत आदेश 21 सीपीसी के अधीन दायर आवेदन को एक पक्षीय रूप से या अनुपस्थिति में खारिज आदेश को पुनः स्थापन या पास करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है। कौन से प्रोविजन में, यदि एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है या ऑर्डर 21 के किसी भी प्रोविजन की एप्लीकेशन है वो यदि आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज हो जाती है या गैर आवेदक की या वो उपस्थिति में या अप्रार्थी की उपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई का आदेश हो जाता है, तो उस आदेश को अपास करने के लिए या रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन कौन से प्रोविजन में पेश होती है। ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, एडीजे में भी पूछा गया एक आध बार और आरजेएस मेंस में भी आया है। इसका आंसर जो है वो रूल 106 ऑफ ऑर्डर 21, आदेश 21 का नियम 106 है वो इस प्रश्न का उत्तर है। ऑर्डर 21 रूल 105 says that the decree holder or the judgment dater do not appear on the stipulated date, the court may dismiss or the pass an ex parte order respectively. Order 21 rule 106 empowers the court to set aside an order passed ex parte on the ground that there was sufficient cause for the such non-appearance. Court may also consider the order 21 rule 23 while considering the application. Before deciding the such application, court shall give the notice to the other party. हिंदी में आप देखेंगे नियम 106 इस प्रश्न का उत्तर है, एक पक्षीय रूप से पारित आदेश आदि का अपास्त किया जाना। आवेदक जिसके विरुद्ध नियम 105 के उपनियम
2 के अधीन कोई आदेश है वो पारित किया गया है, उसकी अनुपस्थिति में आवेदन को खारिज करने का, या विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध इस नियम के उपनियम 3 के अधीन या नियम 23 के उपनियम 1 के अधीन है वो कोई एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, उस आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय से आवेदन है वो कर सकते हैं ये। और यदि न्यायालय का ये समाधान कर देता है कि आवेदक की सुनवाई के लिए पुकार होने पर और उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था, सफिशिएंट कॉज था, और न्यायालय खर्चे और अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वो ठीक समझे उस आदेश को अपास्त कर सकता है। कौन सा आदेश? जो अनुपस्थिति में खारिज करने का आदेश किया गया या एक पक्षीय है वो सुनवाई का आदेश किया गया उसको, और आवेदन की आगे सुनवाई के लिए दिन है वो नियत करेगा। उपनियम 1 के अधीन आवेदन पर कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन की सूचना की तामील दूसरे पक्षकार पर नहीं कर दी गई हो, और उपनियम 1 के अधीन आवेदन आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, यह लिमिटेशन है इसकी, 30 दिन के भीतर किया जाएगा, या जहां एक पक्षीय आदेश की दशा में सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी तो वहां उस तारीख से जब आवेदक को उस आदेश की जानकारी हुई थी 30 दिन के भीतर है वो ऐसी एप्लीकेशन आदेश 21 के नियम 106 के अंतर्गत है वो पेश की जाएगी। कोमल माइक ऑफ रखे अपना। यस, तो इस तरीके से आपको नियम 106 है वो समझाना है। ये जो 105 नियम 105 में जो आदेश हुआ है आवेदन को खारिज करने का या एक पक्षीय सुनवाई का, इसके अगेंस्ट रेमेडी वो रूल 106 में दे रखी है। उस आदेश को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में रूल 106 में पेश किया जा सकता है। 30 दिन का इसका परिसीमा काल है, और ग्राउंड क्या है? सफिशिएंट कॉज था नॉन अपीयरेंस का या कोर्ट के सामने वो उपस्थित नहीं होने का, और कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है, और अदरवाइज भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट के द्वारा इम्पोज की जा सकती है। ऐसा करते हुए कोर्ट है वो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है और एप्लीकेशन को रेस्टोर करके और फर्दर हियरिंग की डेट है वो कोर्ट फिक्स कर सकता है। कई बार अपन क्या है कि ये रूल 105 है, रूल 106 है, बहुत रिमोट है वो रूल्स है, लास्ट वाले ये पढ़ते नहीं, कई तो ऑर्डर 21 ही नहीं पढ़ते हैं, उसको स्क्रैप करके ऊपर से चले जाते हैं 20A के बाद सीधे 22 पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको है वो तैयार रहना है। यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 151 सीपीसी, सीपीसी की धारा 151 के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? पहले तो बेयर प्रोविजन में क्या है ये समझाना है आपको। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट्स द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर which is necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the court। क्या ऑब्जेक्ट है 151 के? 2 ऑब्जेक्ट है। ऑर्डर नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। Following orders may be passed under section 151 CPC, like order of the joint trial of the suit, order of the consolidation of the suits or appeal, order of the adjournment in suit or proceedings, order for the police assistant, order from the granting or temporary injunction if matter not fall under the rule 1st and rule 2nd of the order 39. These orders may be passed to exercise the inherent power conferred under the section 151 of the CPC. And following order cannot be passed under section 151: order in contravention of the section 10 of CPC, order of the payment of the interest after passing the decree where decree is silent in respect of the such interest, order to allow the appeal against the order which are not appealable, order to have taken on the record the legal representative of the deceased plaintiff or defendant, etc. These orders cannot be passed to exercise the inherent power conferred under section 151. The Manohar Lal Chopra versus Seth Hiralal 1962 Supreme Court is the very leading judgment on 151. Court held that inherent power vested in the court to deliver the justice to the parties. मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल 1962 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा कि ये 151 में जो अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय में निहित है, इसका उद्देश्य क्या है? पक्षकारों को न्याय है वो प्रदान करना है, वो उद्देश्य है इसका। हिंदी में आप देखेंगे 151 को, सिविल प्रक्रिया संहिता की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय के आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए
या न्यायालय की आदेशिका को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग को निवारित करने के लिए या रोकने के लिए आवश्यक है। कौन से आदेश है जो 151 सीपीसी के अंतर्गत है वो किए जा सकते हैं इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए? जैसे वादों के समाकलन का आदेश किया जा सकता है, पुलिस सहायता का वो आदेश किया जा सकता है, अस्थायी व्यादेश जारी करने का आदेश किया जा सकता है, स्थगन का आदेश भी है वो, एडजॉर्नमेंट का भी एक्सेप्शनली किया जा सकते हैं। कौन से आदेश है वो सीपीसी की धारा 151 में नहीं किए जा सकते? धारा 10 जो सीपीसी है उसके उल्लंघन में कोई आदेश नहीं किया जा सकता। मृतवादी या प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का आदेश है वो 151 सीपीसी में नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई आदेश है जिसकी अपील ही नहीं होती है, उस आदेश की अपील को स्वीकार करने के लिए इनहेरेंट पावर को वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। और मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल मन्य 1962 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 151 में वर्णित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग पक्षकारों को न्याय प्रदत्त करने के लिए किया जा सकता है। 151 के आंसर के अंदर एटलीस्ट आप मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल वाला जजमेंट है वो रेफर करें, चाहे आप 2 लाइन में ही लिखें। ये समथिंग आपको दूसरे कैंडिडेट्स जो केवल बेयर प्रोविजन लिख रहे हैं, और ये जो एग्जाम्पल भी 2-2, 3-3 आप जरूर नोट करें, ये ऑर्डर हो सकते हैं 151 में, ये नहीं हो सकते। ये भी आपको है वो दूसरे कैंडिडेट से बेटर पोजीशन में लाएंगे। नेक्स्ट वन, अपॉन विच ग्राउंड्स एंड व्हाट केसेस में बी रिव्यू अंडर द सीपीसी? किन आधारों पर और किन मामलों में पुनरावलोकन किया जा सकता है सीपीसी के अंतर्गत? 2 अलग अलग बातें, किन मामलों में और दूसरा किन आधारों पर। जहां तक बात किन आधारों पर है, ग्राउंड्स की है, रूल फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 47 आदेश 47 के नियम 1 से कंसर्न है, और कौन से केसेस में या कौन से मामलों में 114 ऑफ सीपीसी, सीपीसी की धारा 114 में जो 3 बातें एक्सप्रेस रूप से दे रखी है वो मामलों की या केसेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 114, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज अपोसेट, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड फ्रॉम द एनी डिक्री और ऑर्डर इफ appeal is allowed by the this court but no appeal is preferred, no appeal is allowed by the this court by a decision of the reference from the small cause court. These are the cases where the remedy of review is available. May apply for the review in the same court which passed the that decree or made the that order, and the court may make the such order as it thinks fit. Either allow the application for review or the dismiss or the reject the application for the review. Grounds for review as per the rule first of the order 47, discovery of the new and important matter or evidence which could not be produced before the trial court during the pendency of the that suit, or error of the fact, law and procedure on the face of the record or other sufficient ground. These are the 3 grounds of the review expressly mentioned under the rule first of the order 47. पुनरावलोकन कौन से मामलों में किया जा सकता है, ये धारा 114 में दे रखा है। धारा 114 में 3 प्रकार के मामले दे रखे हैं। जहां सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील अनुज्ञात है पर अपील नहीं की गई है, जहां सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील अनुज्ञात ही नहीं है, ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, व्यथित पक्षकार उसी न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। कौन से न्यायालय में? जिसने वो डिक्री या आदेश पारित किया है। आधार क्या है पुनरावलोकन के? ये आदेश 47 के नियम 1 में दे रखे हैं। ऑर्डर 47 रूल फर्स्ट, नए महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य का पता लगने पर जो न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए जाने के समय पक्षकारों को ज्ञात नहीं थे और जो ऐसे साक्ष्य है वो सुसंगत भी है।
अभिलेख के आलेख से ही प्रकट कोई त्रुटि और अन्य पर्याप्त आधार। ये 3 ग्राउंड है वो रिव्यू के ऑर्डर 47 के रूल फर्स्ट के अंदर नटसेल में या संक्षिप्त में दे रखे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड्स क्या है, तो आपको ऑर्डर 47 का रूल फर्स्ट बताना है। कौन से केसेस में हो सकता है, हालांकि ये रिपीट भी हुए हैं रूल फर्स्ट में, जो 3 बातें 114 में दे रखी है, अपील अलाउड नहीं है, अलाउड है बट फिरफर नहीं की गई है, या स्मॉल कॉज कोर्ट के रेफरेंस पे डिसीजन दिया गया, ये रूल फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 47 में भी रिपीट हुई है, बट सेक्शन में यदि कोई बात दे रखी है तो वो प्रेफरेंस रखती है। नेक्स्ट, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द रेफरेंस अंडर द सीपीसी। निर्देश के संबंध में सीपीसी के प्रावधानों का उल्लेख करिए, समझाइए। देयर आर 3 प्रोविजन इंपॉर्टेंट in respect of the review under the CPC, section 113 CPC, rule first of order 46 and rule 6 of order 46. These 3 provisions are concerned to the grounds of the reference. According to the section 113, subject to the such provision as aforesaid, any court may refer the case for the opinion of the High Court, and the High Court may make the such decision as it thinks fit. And in addition to this, there is the proviso under section 113, where the court is satisfied that any case pending before it involve the question as to the validity of the act, ordinance, and regulation or provision of the act, ordinance or regulation, which is necessary for the disposal of the case, and when such act, ordinance or regulation or provision has been invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court to which that court is subordinate, or by the Supreme Court, the court may refer the same with its opinion and the reasons therefore for the opinion of the High Court. एक बार बैरेक्ट से देखना, इसमें प्रोविजो में मे है या सेल है? सेल होना चाहिए। किसी के पास डायरेक्ट पड़ा है क्या? तो यहां मे की जगह सेल कर दे आप लोग। ओके, क्योंकि ये मैंडेटरी है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पार्ट पे। यदि ऐसी स्थिति है जो प्रोविजो में दे रखी है 113 में, वहां मैंडेटरी रूप से रेफरेंस किया जाएगा। Another grounds of the reference that is given under the rule first of the order 46, where the any question of the validity of the law or custom having the force of law is involved in any suit or the other proceeding before the subordinate court of the High Court. Any question of the validity of the law or the custom having the force of law is involved in the any suit or the other proceeding pending before the subordinate court of the High Court to decide the validity of the such law or the custom having the force of law, concerned court may refer the case to the High Court. Yes, the third ground of the reference that is given under the rule 6 of the order 46, where there is the reasonable doubt whether the suit is cognizable by the small cause court or not. It is the third ground of the reference. लघुवाद न्यायालय के द्वारा संज्ञेय या विचारणीय है या नहीं, ऐसा युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, ऐसी युक्तियुक्त शंका उत्पन्न होती है किसी कोर्ट के समक्ष, तो वो रेफरेंस है, वो रूल 6 ऑफ ऑर्डर 46 में हाई कोर्ट को कर सकता है इस डाउट को क्लियर करने के लिए। धारा 113 देखेंगे आप हिंदी में। निर्देश उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो न्यायालय है वो निर्धारित करे, अपनी राय का कथन करते हुए निर्देश करेगा। कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। किसको? उच्च न्यायालय को करेगा। उच्च न्यायालय की है वो राय प्राप्त करने के लिए। परंतु न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की किसी उपबंध की विधि मान्यता का कोई प्रश्न है जिसका अवधारण उस मामले की विनिश्चय हेतु आवश्यक है, जिसका अवधारण उस मामले को डिसाइड करने के लिए आवश्यक है, और कंसर्न अधीनस्थ न्यायालय की राय में ऐसा जो प्रावधान आदि जो है, ऐसा अधिनियम आदि अविधिमान्य है या अप्रवर्तनशील है, अप्रवर्तनीय है, तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा
उसको ऐसा अविधिमान्य और अप्रवर्तनशील घोषित नहीं किया है, अपनी राय के कारणों का कथन करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश करेगा। रेफरेंस करेगा, सेल। और विनियम से क्या मतलब है, ये कोई ज्यादा काम का नहीं है। अनदर जो ग्राउंड्स है, आदेश 46 नियम 1 में दे रखा है, ऐसा कोई मामला जिसमें कोई विधि या विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ि की विधि मान्यता का प्रश्न अंतर्वलित हो तो उसमें भी अब वो रेफरेंस किया जा सकता है हाईकोर्ट को। और तीसरा जो ग्राउंड है रेफरेंस का, वो आदेश 46 के नियम 6 में दे रखा है कि यदि यह युक्तियुक्त शंका उत्पन्न होती है कि वो मामला लघुवाद न्यायालय के द्वारा संज्ञेय है या नहीं, इस युक्तियुक्त शंका में भी क्लियरिटी लाने के लिए या स्पष्टीकरण लाने के लिए या हाईकोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए निर्देश आदेश 46 के नियम 6 में किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, डिस्कस द पावर ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट अंडर सेक्शन 42 ऑफ द सीपीसी। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के तहत अंतरित न्यायालय की शक्तियां क्या है, ये बेयर प्रोविजन से ही इसका आंसर है। व्हेन द डिक्री इज ट्रांसफर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन टू द अनदर कोर्ट, executing court shall have the same power as if it passed the decree, and the person obstructing or delaying shall be subject to the same punishment as if it passed the decree, and order made in execution shall be subject to the same rules as regard to the appeal। हनी सैनी अपना माइक ऑफ रखें। Yes, as if decree passed by that itself. Subsection 2 of the section 42, notwithstanding contained in the subsection first, the executing court in addition to the above power shall have the following powers: what? To transfer the decree for the execution to another court under section 39, to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor under section 50, and attach the decree pass in favor of the judgment debtor। in favor of judgment debtor ये बैरक में नहीं दे रखा, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। attach the decree केवल इतना ही दे रखा। the simply the subsection first says that the transferee court have the all powers of the court which passed the decree, and to punish the person who causing the obstruction and delaying in the execution of the decree। In addition to that general power, subsection 2 gives the 3 specific powers to transfer that decree for the execution to the another courts under section 39, to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor under section 50, and attach the decree passed in favor of the judgment debtor as per the rule 53 of the order 21. Nothing in subsection first and subsection second shall empower the court. The two powers, this is the subsection 4. Subsection 4 of section 42 restrict the two power of the transferee court. Nothing in subsection first and subsection second shall empower the court to execute it at the instance of the transferee, and where a decree pass against the any firm, to permit the execution of the decree against the any other person except the person mentioned in clause B or C of the subrule first of rule 50 of the order 21. These two powers restricted for the transferee court and shall be vested only in the court which passed the decree. Transferee court has no power to pass the order of the execution of the decree at the instance of the transferee. Transferee means the person transferee to whom the decree holder transferred the decree. That transferee must be made the application for the execution as per the rule 16 of the order 21 before the court which passed the decree. And a matter which fall under the second point, the subrule 2 of the rule 50 of order 21 empower only the court which passed the decree to permit the execution of the decree which pass against the partnership firm against the person who are not falling under the clause B or C of the subrule first of the rule 50 of order 21. Not this power is not vested in the transferee court. धारा 42 आप देखेंगे अंतरिती न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। सबसेक्शन जो फर्स्ट है वो सामान्य शक्ति की बात करता है कि वो सभी शक्तियां निहित होगी अंतरिती न्यायालय में जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को है वो दी गई है सीपीसी के अंदर। यदि कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में बाधा डालता है या विलंब कारित करता है
तो उसको वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो दंडित भी कर सकता है, जैसे कि उसने स्वयं ने डिक्री पारित की हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होगी। धारा 39 में डिक्री को अन्य न्यायालय को अंतरित करने की शक्ति निहित होगी। धारा 50 में मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध निष्पादन की शक्ति होगी और डिक्री को कुर्क करने की भी शक्ति होगी। यहां डिक्री से क्या मतलब है? निर्णीत ऋणी के पक्ष में पारित की गई डिक्री को कुर्क करने की शक्ति। अनदर डिक्री है जो निर्णीत ऋणी के पक्ष में किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है, वो जो डिक्री होल्डर है उसके भी अगेंस्ट हो सकती है, किसी अदर पर्सन के है वो अगेंस्ट भी हो सकती है। कंपेलिंग मोड है ये एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कि हम आपकी डिक्री का एग्जीक्यूशन रोक रहे हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट जो पारित डिक्री है उसका पहले आप वो कंप्लाइज करिए। देन सबसेक्शन 4 पे आ जाइए, सबसेक्शन 3 काम का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित शक्तियां नहीं होगी। दो प्रकार की शक्तियां नहीं होगी। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय के अनुरोध पर या आवेदन पर या प्रेरणा पर निष्पादन करने की शक्ति। यहां अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है? डिक्रीदार ने अपनी डिक्री का अंतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया। मान लो ए के फेवर में कोई डिक्री पारित हुई और बी के अगेंस्ट थी, और ए ने सी को यदि डिक्री ट्रांसफर कर दी तो सी के एप्लीकेशन पर, सी के इंस्टांस पर ट्रांसफर कोर्ट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। सी को कहां जाना होगा? कोर्ट विच पास द डिक्री। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में सी को है वो प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। और आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम 1 के खंड बी एवं सी, खंड ख और ग में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन की अनुज्ञा देने की शक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास नहीं होगी जब फर्म के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई हो। ये बी और सी से भिन्न व्यक्ति कौन है? जो पार्टनर की परिभाषा में नहीं आते हैं, जो भागीदार की परिभाषा में नहीं आते हैं। आदेश 21 के नियम 50 के खंड बी और सी मींस थर्ड पार्टी। डिक्री फर्म के अगेंस्ट है, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट है और एग्जीक्यूशन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चाहा जा रहा है जो पार्टनर नहीं है, पार्टनर से भिन्न है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध। तो उनके विरुद्ध है वो, हो सकता है फर्म ने किसी को उधार दे रखा हो तो उस डेटर के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन चाहा जा रहा है, तो उस कंडीशन में परमिशन ट्रांसफर कोर्ट है वो नहीं दे सकता। ये पावर किसकी है? ये केवल डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की पावर है, आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम 2 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। विचाराधीन न्याय के सिद्धांत को समझाइए। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका आंसर है वो कैसे लिखेंगे? बेयर प्रोविजन लिखना होगा सबसे पहले तो आपको, जो सेक्शन 10 में दे रखा है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द सूट। यहां आप सेक्शन जरूर मेंशन करें, एज पर सेक्शन 10 या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। No court shall proceed with the trial of the suit in which the matter in issue directly and substantially in issue in a previous suit between the same parties, between the parties under whom them or any of them claim litigating under the same title, pending in the same court or in any other court in India, having the jurisdiction to grant the relief or the court beyond the limits of the India established and continue by the authority of the central government or pending before the Supreme Court. And there is explanation, that is the exception of the section 10 indirectly. Pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India to try and dispose of the suit based on the same cause of action. And the one leading judgment on the section 10, which is also leading on the section 151 of CPC, Manohar Lal Chopra versus Seth Hiralal and others, 1962 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in this case? Court held that provision of section 10 of CPC is clear, definite and mandatory. Provision of section 10 of CPC is clear, definite and mandatory. Court cannot exercise the discretion in violation of the section 10 of CPC. Res sub judice does not bar the institution of the suit, but bars the trial. Where the strict provision of the res sub judice is not applicable in any suit, the court may exercise the power under section 151 of the court to stay the trial of the suit. Nothing in section 10 prevents the court to grant the interim orders, interim relief in the subsequent suit, and the res sub judice is the precondition to impose the res judicata in any suit.
धारा 10 सीपीसी के धारा 10 के अनुसार विचाराधीन न्याय का जो सिद्धांत है उसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस प्रोविजन है। धारा 10 के अनुसार न्यायालय किसी भी ऐसे वाद के विचारण में आगे कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसे वाद में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इट मींस सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर दिया जाएगा जिसमें विवादग्रस्त विषय उन्हीं हक के अधीन मुकदमा करने वाले या व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षता एवं सार्थक विवादित रहा हो, चाहे ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य न्यायालय में जो अनुतोष प्रदत्त करने की अधिकारिता रखता हो या भारत से बाहर स्थापित या चालू रखे गए न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण आप देखेंगे, यह अपवाद है इनडायरेक्ट रूप से सेक्शन 10 का, जहां ये विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है और सेकंड सूट की ट्रायल है वो हो सकती है यदि विदेशी न्यायालय में ऐसा वाद लंबित है जो उसी वाद हेतु के संबंध में है, भारत के न्यायालय में वाद लाने से निवारित नहीं करेगा या प्रवारित है वो नहीं करेगा। इट मींस इंडियन कोर्ट से उसी कॉज ऑफ एक्शन के संदर्भ में सेकंड सूट को ट्राई है वो कर सकते हैं। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट, इसमें यह निर्णित किया गया कि धारा 10 के जो प्रावधान है वो क्या है, आदेशात्मक है न कि निर्देशात्मक, और आदेशात्मक या आज्ञापक ही नहीं कहा, इसके साथ दो बातें और भी बताई। ये स्पष्ट भी है प्रावधान और निश्चित भी है, डेफिनेट भी है और क्लियर भी है, और यह भी कहा कि इस धारा 10 के उल्लंघन में न्यायालय वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग है वो नहीं कर सकता। क्या उद्देश्य है इस धारा 10 के? दो उद्देश्य, दो समानांतर वाद या दावों को चलने से रोकना इसका है वो उद्देश्य। दूसरा, दो विरोधाभासी निर्णयों को पारित होने से रोकना भी उद्देश्य है, और तीसरा, न्यायालय का समय और संसाधन के अपव्यय को रोकना भी इसका उद्देश्य। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप, जो ये बात आपने जैसा बैरेक्ट में दे रखा था वैसी पढ़ी, उसको 1 2 3 4 में भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दो दावे है वो होने चाहिए। सेकंड में आप लिखने चाहिए कि दोनों में पक्षकार है वो समान है या उन्हीं के हित के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति है। थर्ड में आप लिख सकते हैं प्रत्यक्षता और सार्थक विवादित बिंदु है वो समान है दोनों दावों में। फोर्थ ये लिख सकते हैं आप कि वो न्यायालय है वो सक्षम है जहां है वो ऐसा वो पूर्ववर्ती वाद है वो संस्थित किया गया है। फिफ्थ में ये लिख सकते हैं कि पूर्ववर्ती वाद उसी न्यायालय में लंबित है जहां पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारत में किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित है जो अनुतोष देने का क्षेत्राधिकार रखता है, या भारत के बाहर भारत सरकार के वो प्राधिकार से स्थापित या चालू रखे गए न्यायालय के समक्ष लंबित है, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। और नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि ऐसे पश्चातवर्ती वाद जिस न्यायालय में वो संस्थित किया गया है वो विचारण में कोई आगे कार्रवाई है वो नहीं करेगा, अर्थात उस पश्चातवर्ती वाद को है वो रोक देगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में भी 1 2 3 4 5 में भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी एंड स्टेट द लीडिंग जजमेंट ऑल्सो। धारा 89 को समझाइए और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय भी बताइए। ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है, शायद पिछले आरजेएस में भी पूछा गया था, उससे पिछले या एक आध अटेम्प्ट पहले भी पूछा गया था। 89 जो बेयर प्रोविजन दे रखा है वो तो आपको नोट करना ही है, उसके अलावा दो जजमेंट आपको रेफर करने हैं इसमें, एक सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है क्या नाम है उसका, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये टू लीडिंग जजमेंट आपको है वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। क्या है 89 में? वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट्स। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में ही सेक्शन दे रखा है तो आप सेक्शन नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि प्रश्न के अंदर सेक्शन नहीं दे रखा है तो आप जरूर सेक्शन मेंशन करें अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, वो भी आपको कुछ बेटर दिलाएगा। हो सकता है एग्जामिनर जो है आपको पाव नंबर या आधा नंबर है वो ज्यादा दे दे। Whether it appears to the courts that there exist the elements of the settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of the settlement and give them to the parties for their observation, and after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including the settlement through the lok adalat or mediations, where the dispute has been referred
For the arbitration or the conciliation, the provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996 shall apply as if the proceeding for the arbitration or conciliation were referred for settlement under the provision of that act. If matter referred to the Lok Adalat, the court shall refer the same to the Lok Adalat in accordance with the provision of the subsection 1st of the section 20 of the Legal Service Authority Act 1987, and all other provision of that act shall apply in respect of the dispute so referred to the Lok Adalat. And if matter is referred for the judicial settlement, the court shall refer the same to a suitable institution or person, suitable institution or the person, and such institution or the person shall be deemed to be a Lok Adalat, and all the provision of Legal Service Authority Act 1987 shall apply as if the dispute were referred to the Lok Adalat under the provision of that act. And the last one, if matter is referred for the mediation, the court shall effect a compromise between the parties and shall follow the such procedure as may be prescribed. As per the Afcon Infrastructure Private Limited versus Charian Worky Construction Company Limited 2010 Supreme Court, the Supreme Court issued the detailed guideline for the ADR system and held that the court cannot refer a case for the arbitration or conciliation without the consent of the parties, and there is not requirement of the application under section 89 to refer the case for the arbitration or conciliation. These 2 points decided under this case. No, without consent of the party, no case referred to the arbitration or conciliation, but may be referred to the Lok Adalat, judicial settlement or mediation. And another point, the power under section 89 can be exercised by the court without the application of the parties. Another case law, Salem Advocate Bar Association of the Tamil Nadu versus Union of India 2003 Supreme Court. It is not necessary for the court, before the referring the parties to an ADR process, to formulate or reformulate the terms of the possible settlement. It is sufficient if the court merely describe the nature of the dispute in a sentence or two and makes the reference. The terminology which is used under the section 89, formulate or reformulate the terms and condition of the settlement or the possible settlement, it is not mandatory on the part of the court. Only describe the nature of the dispute in a one sentence or the more than one sentence. For what purpose? This matter is capable to refer the ADR systems. It is not barred by the law to refer the ADRs and makes the reference. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा, ये धारा 89 का टाइटल है। जब न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में समझौते के तत्व विद्यमान है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, समझौते के निर्बंध या शर्त तैयार करके पक्षकारों को टीका टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन के लिए भेजेगा, और टीका टिप्पणी के बाद न्यायालय प्रस्तावित समझौते को पुनः निबंधन है वो तैयार करके उस मामले को मध्यस्थम या सुलह या न्यायिक समझौता, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी शामिल है, या मध्यस्थता या बीच बचाव के लिए वो निर्देशित कर सकता है। मध्यस्थम या सुलह के लिए निर्देशित करने पर मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे। लोक अदालत या किसी व्यक्ति के पास न्यायिक समझौते के लिए निर्देशित करने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधान लागू होंगे। किसी व्यक्ति या किसी संस्था, उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त संस्था, और बीच बचाव के लिए निर्देशित करने पर पक्षकारों के बीच से वो न्यायालय द्वारा समझौता करने का प्रयास है वो किया जाएगा। ये तो बेयर एक्ट में दे रखा था। इसके एक्स्ट्रा जो है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम चैरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी 2010 सुप्रीम कोर्ट। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की और पक्षकारों की सहमति के बिना न्यायालय मध्यस्थम के लिए संदर्भित नहीं कर सकता। मध्यस्थम ही नहीं, सुलह के लिए भी, मध्यस्थम या सुलह के लिए पक्षकारों की सहमति के बिना है वो निर्देशित नहीं किया जा सकता, और पक्षकारों के समक्ष समझौते की शर्तों का अवलोकन के लिए रखना भी आवश्यक नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट है उनको पार्टीज के ऑब्जर्वेशन के लिए देना भी आवश्यक नहीं है।
कोर्ट को आइडेंटिफाई करना है कि डिस्प्यूट ऐसा नेचर का है क्या जो आर्बिट्रेशन एटसेट्रा के लिए रेफर किया जा सकता है, और ऐसा आइडेंटिफाई करने के बाद कोर्ट उसमें रेफरेंस का ऑर्डर कर सकता है। पक्षकारों को उन टर्म्स और कंडीशन को है वो ऑब्जर्वेशन के लिए देना भी कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है, और ये सैलम एडवोकेट बार वाले जजमेंट में भी कही गई थी ये बात, ये रिपीट हुई है इस जजमेंट में। दूसरी जो एक बात और कही थी, ये तो है ही, वो ये कही कि इस धारा 89 की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पक्षकारों के प्रार्थना पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पक्षकारों के प्रार्थना पत्र या आवेदन के बिना भी 89 की पावर कोर्ट है वो एक्सरसाइज कर सकता है या इन्वोक की जा सकती है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टी एप्लीकेशन पेश करे तभी केस रेफर किया जाए, विदाउट एप्लीकेशन भी कोर्ट है वो 89 की पावर को है वो एक्सरसाइज कर सकता है। सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु बनाम भारत संघ 2003 सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि मामले को संदर्भित करने से पहले संभावित समझौते की शर्तों को विरचित करे वो और पुनः विरचित करे, और यह भी आवश्यक नहीं है कि वो पक्षकारों को दे उस पर टीका टिप्पणी के लिए। क्या पर्याप्त है कोर्ट के लिए? केवल विवाद की प्रकृति को 1 या 2 लाइन में लिखे और मामला संदर्भित करे, और विवाद की प्रकृति को लिखे इसका यहां क्या उद्देश्य है कि क्या ये मामला माध्यस्थम या सुलह आदि के लिए संदर्भित किए जाने योग्य है या नहीं। केवल उस नेचर को है वो देखे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या ऐसा कोई केस है जिसको आर्बिट्रेशन के लिए वो रेफर किया जा सकता है, तो उस केसेस को है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कुछ जो प्रोहिबिटेड है जिसमें समझौता हो ही नहीं सकता एटसेट्रा इस नेचर के है, तो उनको आइडेंटिफाई करके यार वो रेफर है वो नहीं करे। उस पर्पज के लिए केवल है वो डिस्प्यूट की नेचर को है वो देखना है कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रूल ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आणविक प्राज्ञाय के सिद्धांत पर लघु टिप्पणी लिखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है वो मेंस में आ सकता है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 explanation 4 of the CPC, matter which might or ought to have been ground of the defense or attack in a former suit be deemed to be matter directly and substantially in issue in the former suit, and this is called the constructive res judicata or the artificial form of the res judicata. It compels the person to through the forward all the grounds upon which he relies, and therefore stops the multiplicity of the litigation and save the time and expenses. Might means the ground which were in the knowledge of the party to make the attack or defense. Ought means omission, omission by the parties to bring forward the ground which were available to them. For example, where a person brought a suit for the recovery of the possession of mortgage property and the suit dismissed on the merit, he cannot bring a suit again on the ground of the adverse possession, and the constructive res judicata shall apply upon that dispute. State of UP versus Nawab Hussain 1977 Supreme Court is the very leading judgment on the doctrine of constructive res judicata. In this case, the petitioner filed the writ petition under Article 226 of the Constitution on the ground that not giving the reasonable opportunity to heard before the passing of the order of dismissal from the service, and subsequently that petitioner institute a civil suit on the ground that the order of the dismissal is illegal due to pass by the subordinate authority of the appointing authority. The second suit is barred by the constructive res judicata as per the finding of the Supreme Court. देवीलाल मोदी वर्सेस STO, ये भी एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इस केवल आप इसका नाम भी लिख देंगे तो इससे भी काम चल जाएगा आपका, बट नवाब हुसैन वाले जजमेंट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। आणविक प्राज्ञाय का सिद्धांत वो विषय, ये धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में दे रखा है।
सीपीसी के धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, स्पष्टीकरण 4 के अनुसार वो विषय जो पूर्ववर्तीवाद में आक्रमण या प्रतिरक्षा के आधार बनाए जा सकते थे या बनाए जाने चाहिए थे, पूर्ववर्तीवाद में सार्थक और प्रत्यक्ष विवादित समझे जाएंगे। स्टेट ऑफ यूपी बनाम नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आणविक प्राज्ञा के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया, हस्तगत प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका इस आधार पर पेश की गई थी कि उसे सेवा से हटाने से पहले सुनवाई का अवसर है वो नहीं दिया गया था, और तत्पश्चात एक सिविल वाद इस आधार पर पेश किया गया स्वयं पिटिशनर के द्वारा कि वादी को सेवा से हटाने का आदेश उसकी नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया गया है जो अवैध है, और उसे अपास्त कर वादी की सेवा है वो बहाली के आदेश है वो दिए जाए। सर्वोच्च न्यायालय तक अपील गई उसकी, और सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी का वाद आणविक प्राज्ञा के सिद्धांत से वर्जित है, क्योंकि वाद में वर्णित आधार वादी अनुच्छेद 226 की याचिका में भी उठा सकता था, और उस आधार को उसने आक्रमण का आधार उस पिटीशन में नहीं बनाया। तो ऐसी कंडीशन में उसका सेकंड जो सूट है वो बार्ड बाय द कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एज पर द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ द सेक्शन 11 एंड देवीलाल मोदी बनाम एसटीओ, ये जजमेंट भी आप है वो नोट कर सकते हैं इसके साथ। What are the differences between the res judicata and estoppel? प्राज्ञाय और विबंध के बीच में अंतर क्या है? ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने वो आ सकता है मेंस में। रेस जुडिकेटा ऐसा टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, और कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपकी हैबिट है देख सकते हैं आप। वन साइड आप रेस जुडिकेटा और इसमें ब्रैकेट में सेक्शन 11 नोट कर ले सीपीसी, दूसरी तरफ एस्टोपल और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट नोट कर ले। अलग से भी आपको ये अंतर नहीं बताना है कि ये सेक्शन 11 में ये 115 एविडेंस एक्ट में, ब्रैकेट में नोट कर दे, उससे एग्जामिनर को ये पता भी चल जाएगा कि ये सेक्शन पे भी क्लियर है, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि एलएलबी के किसी है वो कैंडिडेट के द्वारा है वो जैसे लिखे जाते हैं डिफरेंस वैसा लिखा गया है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या उसको है वो नॉलेज नहीं है, ये भी नहीं दर्शित होना चाहिए। क्या सब्सटेंशियल डिफरेंस है रेस जुडिकेटा और एस्टोपल के बीच में? फर्स्ट जो डिफरेंस है, रेस जुडिकेटा अराइजेस फ्रॉम द एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, whereas it flows from the act of the parties. Second difference, res judicata is based on public policy, whereas the estoppel is based on the rule of equity. Res judicata prevents the party to bring a suit in respect of the same matter or the issue which is already decided, whereas the estoppel prevents the party to state the one thing at one time and another thing at different time. It odds the jurisdiction of the court, and it prevents the party to make the contradictory statement. It is the rule of evidence. It applies on both the parties of the suit, on the plaintiff and defendant both. It applies only the one party who makes the such inconsistent statement. And then lastly, the res judicata bar the trial of the subsequent suit, whereas the estoppel does not bar the same. These are the some basic difference between the res judicata and estoppel. प्राज्ञाय जो है हिंदी में आप देखेंगे अंतर, प्राज्ञाय विधि का सिद्धांत है जबकि विबंध है वो साक्ष्य का नियम है। प्राज्ञाय जो है ये विधि का सिद्धांत है और विबंध है वो साक्ष्य का नियम है। प्राज्ञाय का उद्देश्य मुकदमाबाजी का अंत करना है, जबकि विबंध का उद्देश्य एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग बात को कहने से रोकना है। प्राज्ञाय न्यायालय की विनिश्चय का परिणाम है, जबकि विबंध पक्षकारों के कार्य का परिणाम है। प्राज्ञाय निर्णित बात पर पुनः विचारण व निर्णय करने से रोकता है, जबकि विबंध पक्षकारों को एक ही बात पर विपरीत मत प्रकट करने से निर्बंधित करता है। प्राज्ञाय लोक नीति पर आधारित है वो सिद्धांत है, जबकि विबंध है वो साम्य पर आधारित है वो सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप वो रेस जुडिकेटा और एस्टोपल के बीच में वो अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस जुडिकेटा। यदि ऐसा 8 मार्क्स में या 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस जुडिकेटा, प्राज्ञा के सिद्धांत को समझाइए। सेक्शन 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, no court shall try the any suit or the issue in which the matter is directly and substantially in issue or has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or the parties under whom them or any of them claim litigating under the same title in a court of competent to try the suit or the suit in which the issue has been subsequently raised and heard and finally decided by the court. And after then the explanation 1 to 8, one by one noted by you. Then explanation, interpretation. The doctrine of the res judicata applies on the equity, justice and the good conscience and based on the following 3 principles or the Latin maxims. What? It is in the interest of the state that there should be end of the litigation. Case adjudicated by the court should be respected and no man shall be vexed twice in peril in respect of the same cause of action or the same matter. Upon these 3 maxims the section 11 is based and the doctrine of res judicata is based. Duchess of Kingston case 1776 KB is the very leading judgment origin of the res judicata from this case law. Doctrine of res judicata was laid down first time in this case. Satyadhyan Ghoshal versus Devarajan Devi 1960 Supreme Court, the leading judgment of the Supreme Court. Court explained the doctrine of res judicata in this case and the following essential of the doctrine of the res judicata as per the Honorable Supreme Court. There must be a 2 suit, one is former and another is subsequent. Parties must be same in the both suits. Directly and substantially matter in issue must be same in both suits. Parties must be litigating in the same title in the both suits. Former suit or issue must be heard and finally decided by the competent court. Subsequent suit shall not be tried by the any court. It means the subsequent suit is barred by the res judicata and the shall be dismissed. धारा 11 के अनुसार प्राग न्याय का सिद्धांत जो है, न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें विवादग्रस्त विषय उसी हक के अधीन उन्हीं पक्षकारों के मध्य व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षता और सार्थक विवादक है। सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा ऐसे वाद या विवादक को पूर्ण और अंतिम रूप से सुनकर विनिश्चित कर दिया गया है। और इसके बाद जो स्पष्टीकरण दे रखे हैं 1 से 8 तक, वो सारे आपको नटसेल में वो नोट करना है। स्पेशली एक्सप्लेनेशन 6 और 7 उनको एक एक लाइन में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है जितना दे रखा है। रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये एक्सप्लेनेशन 6 में लिखना है, एंड रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ये एक्सप्लेनेशन 7 में लिखना है आपको। इसके अलावा देखें अपन जो एक्सप्लेनेशन और बेयर प्रोविजन में दे रखे हैं, डचेज ऑफ किंगस्टन केस 1776 के भी ये जजमेंट आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसमें पहली बार प्राग न्याय का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था। और दूसरा आपको सत्यध्यान घोषाल बनाम देवराजन देवी 1960 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिखना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 11 और प्राग न्याय के सिद्धांत का निर्वचन करते हुए निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए प्राग न्याय के। क्या? 2 वाद होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती वाद और दूसरा पश्चातवर्ती। दोनों वाद में पक्षकार समान होने चाहिए, दोनों वाद में प्रत्यक्ष और सार्थक विवादक समान होने चाहिए, दोनों वाद में पक्षकार एक ही हक के अधीन मुकदमाबाजी कर रहे होने चाहिए। पूर्ववर्ती वाद या विवादक को सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्ण और अंतिम रूप से सुनकर विनिश्चित कर दिया गया हो। पश्चातवर्ती वाद का विचारण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा, इट मीन्स खारिज कर दिया जाएगा इसके कॉन्सिक्वेंस में। दूसरा जजमेंट आप दरियाव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट रेफर कर सकते हो। ये प्राग न्याय का सिद्धांत है, ये रिट पर भी लागू होता है सिवाय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के।
तो इस तरीके से ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे सीपीसी के। इस पर रेस जुडिकेटा पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सभी आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बेर एक्ट लिखना है। बेर एक्ट में जो बातें दे रखी वो लिखनी है, और उसके एडिशन में आपको कुछ जजमेंट लिखने हैं। तो ये 2 जजमेंट आप रेफर कर दोगे तो मेरा मानना है कि सफिशिएंट है आपका आंसर। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। किसी भी प्रकार का मोस्ट रीजनेबल डाउट हो आप लोगों का, जो इस क्लास में क्वेश्चंस जो डिस्कस किए गए इनके बारे में बताएं। पहले ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो बताएं, और उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यस, ये कंटेंट्स या तो आपको अलग से बात करते हैं अपन इस पे। डायरेक्ट तो कंटेंट्स नहीं मिलेंगे आपको छंटे हुए, बट मटेरियल नोट्स मिल सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के उचित गुरु दक्षिणा पे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इन डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के बारे में तो बताएं। एक एक बताएं, एक एक। सर सेक्शन 151 सीपीसी। हाँ सुरेश जी बताएं। सर उसमें आपने लिखा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग, तो वो तो 482 में आएगा, इसमें तो 2 ही कंटेंट है केवल सर। क्या बात कर रहे हो? जी सर। ये तो आप सीपीसी को ही चैलेंज कर रहे हो भाई साहब। सर वहाँ 2 ही चीज, 2 है, 2 ही बातें लिखी हुई है। एक तो न्यायालय आदेश का को इफेक्टिव बनाने के लिए, और एक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और वहाँ 3 चीजें लिखी हुई है 482 में। अच्छा अच्छा, एक बार बैरेक पढ़ा है क्या आपके पास सीपीसी का? मैं एक बार देख ही लेता हूँ सर। हाँ देख के आप पढ़ के सुनाओ तो हम सारे लाभान्वित हो जाएंगे। 2-3 बार ऐसा डाउट आ था। नहीं नहीं, आप बैरेक खोलो और उसको पढ़ के सुनाओ एक बार। 151 2 लाइन में ही है, तो वो 2 लाइनें बस आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं हम। सर एक मिनट सर। हाँ जी हाँ जी सुरेश जी, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इस संहिता की किसी भी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की इनाम शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय के आदेशों का भी दुरुपयोग को। ये आपके खिलाफ कहता है 151, जो आपने बोली है उस बात के बिल्कुल विरोध करता है। 151 में क्या दे रखा है? 2 बातें दे रखी, न्याय के उद्देश्यों के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए या रोकने के लिए। वो तीसरी जो बात थी ना, जो जिसको मैंने कट किया था, वो 482 में वो तीसरी बात भी है, आदेशिका को प्रभावी बनाने, सॉरी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए। हाँ जो काटा था ना मैंने, वो नहीं था यहाँ पर, वो उसमें 482 में है, आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, इस संहिता के अधीन दिए गए किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, वो सीआरपीसी में है, वो एडिशन पॉइंट है, वहाँ 3 पॉइंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। किस पे बात है? नहीं भैया, 89 पे क्या था जजमेंट? हाँ हाँ, ये सर 2021 का आया सर, तो ये हम अपने यूज कर सकते हैं सर 89 में? हाँ कर सकते हो, पर क्या उसमें हेल्ड क्या किया गया जजमेंट में? कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? हाँ सर, ये जो 20 कितना सर, कोड 20 उसको वापस करने के वो आदेश की वो इसमें डायरेक्ट की जाती है। किस कोई ऐसे समझौता में कोई केस निकलता है 89 में, तो वो 20 रकम वापस हो जाएगी सर, रिफंड का आता है। अच्छा, वो कोर्ट फीस रिफंड का? हाँ जी। ओके ओके, हाँ वो उसमें कहा था कि यदि
कोर्ट से बाहर भी कोई निपटारा होता है? हाँ, तो वो तो कोर्ट फीस एक्ट पे हो गया। किस पे हुआ वो? कोर्ट फीस एक्ट का जो सेक्शन 65B है। अब तो सीपीसी में तो कहीं कोर्ट फीस रिफंड की बात ही नहीं कर रखी है भगवत सिंह जी। कोर्ट फीस रिफंड की बात कहां कर रखी है? राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961 में कर रखी है। कोर्ट फीस रिफंड की बात कहां कर रखी है? राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65B में। तो वो जजमेंट 65B पे है, न कि 89 पे है। समझ गए मेरी बात को? सर एक और डाउट था। क्या है? सर जैसे ये बीएलएक्स के अलावा और भी कुछ रेफर करना है क्या? जो मैंने बताया ना, ये रेफर करना है। ये बैरेक्ट में थोड़े दे रखे हैं। दरियाव सिंह जजमेंट, ये सत्य ध्यान घोषाल बनाम देवराजन देवी, ये डचेज ऑफ किंगस्टन केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज नवाब हुसैन, ये मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरालाल, जितनी भी बातें एडिशन में अपन ने पढ़ी है, ये भी रेफर करनी है आपको। ये सब लिखने के लिए बताइए मैंने, खाली दिखाने के लिए नहीं। ये मेन एग्जाम में लिखनी है आपको। हाँ जी। हाँ हाँ, तो सर इसमें आपने जैसे लिखा था कि कौन सा ऑर्डर पास किया जा सकता है, उसमें ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजेक्शन लिखा। हाँ, इस पर जजमेंट है भैया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि टेम्परेरी इंजेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ द लैंड है, 141 से बाउंड है। उसमें दिया है कि यदि ऑर्डर 39 के रूल फर्स्ट और सेकंड में जो दे रखे हैं ना ग्राउंड, उनमें नहीं कवर होता है, तो उनसे अदर देन ग्राउंड्स पे भी यदि टीआई चाहिए तो ऐसी कंडीशन में दी जा सकती है 151 में, और होते भी है ऑर्डर ऐसे। डिफेंडेंट के पक्ष में जो दी जाती है। हाँ टीआई। हाँ जी। क्या नाम क्या है आपका? स्वेच्छा। वो स्वेच्छा कौन सा? वॉलेंट्री का जो है हिंदी शब्द वही? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बताइए स्वेच्छा। हाँ, देखो ज़्यादा लिखने पे मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे, पर ज़्यादा लिखने का नुकसान ये होगा कि सिविल का पेपर बहुत लेंदी होता है। मेरी स्पीड भी अच्छी है लिखने की, और याददाश्त भी अच्छी है, और हुबहू प्रिंट करने की भी स्थिति अच्छी है। उसके बावजूद भी सिविल पेपर मेरा लास्ट मोमेंट तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे हाथ से कॉपी छीनी गई थी। 2 बार मैंने आरजीएस मेंस लिखा था, और दोनों बार स्थितियाँ यही रही कि जबकि क्रिमिनल का पेपर हमेशा मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले कर लेता हूँ। तो बहुत लेंदी होता है पेपर, तो उसमें यदि एक क्वेश्चन में जो आपने एक्स्ट्रा लिख दिया और उसके चक्कर में आगे वाला सवाल कोई छूट गया तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको बातें सारवान लिखनी है और कम से कम शब्दों में लिखनी है। जो उसकी मार्किंग कितने नंबर का क्वेश्चन है उससे तय करना है आपको कि इसका उत्तर कितना। ये यदि रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन यदि आपको 3 नंबर में पूछ ले या 5 नंबर में पूछ ले तो एक आध जजमेंट लिखना है, बाकी डायरेक्ट लिखना है आपको। एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिख पाओगे आप। और यदि 8 नंबर में 10 नंबर में पूछता है तो एक्सप्लेनेशन भी लिखने हैं, एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। और फिर ये एक तो डचेज वाला ये जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट ये सत्य ध्यान घोषाल जिसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट एक्सप्लेन किए, और ये एक आध दरियाव सिंह या अन्यथा भी कोई ऐसा जरूरी नहीं कि दरियाव सिंह ही लिखे, कोई दूसरा भी जजमेंट आपको रेस जुडिकेटा पे लेटेस्ट जजमेंट याद हो और जो लीडिंग हो तो उसको आप नोट कर सकते हो, जो रूटीन में परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षक भी उससे परिचित होने आवश्यक है। हाँ जी, नमस्ते जी। मॉडल आपको बनानी पड़ेगी, वो अपने दिमाग से वो बिठाना पड़ेगा आपको कि इसको है वो कितना है वो लिखना है अपने को। 3 अंक में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 50 कम से कम 50 शब्दों में लिख सकते हो, और मैक्सिमम में वो 70 80 100 तक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडल वर्ड लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी।
अन्यथा क्या होगा कि आप जितना गैप दे रखा है उतना यदि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो आधा पेपर ही होगा आपका, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 3 गुनी होती है। मैं कई बार देखता था तो क्वेश्चन जब लिखता था आंसर कंप्लीट होने के बाद उससे 2 गुनी जगह है वो नीचे खाली रहती थी। तो इसलिए कोई बड़ा लिखता है तो आधी तो खाली रहेगी ही रहेगी। यदि आपने उस आधी को बढ़ने के चक्कर में दिया तो आधा पेपर ही है वो आप अटेंड कर पाएंगे। 50 नंबर का या 60 नंबर का ही पेपर अटेंड होगा, पीछे छूट जाएगा 30 से 40 नंबर का। क्योंकि 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं मेंस में? पिछला किसी ने मेंस लिखा हो तो बताएं कितने क्वेश्चन थे सिविल में? हाँ 20+ क्वेश्चन थे। हाँ, और उसमें भी वो सब डिवीजन और बना रखे थे ABCD के रूप में। यस यस। तो बिल्कुल इस तरीके से अपन एफर्ट्स करेंगे कि क्वेश्चंस का राइट आंसर्स है वो क्या होगा और कैसे लिखना है आपको। स्टार्टिंग कैसे, जो पुराना पैटर्न था सेक्शन को लास्ट में लिखने का, ऐसा ब्रैकेट करके वो लिखते थे, हम लोग भी लिखते थे वर्ड लिमिट जब थी तब, लास्ट में वो ऐसा लिखते थे धारा 11 CPC, वो इस तरीके से लिखते थे। ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब स्टार्टिंग में लिखे आप, शुरू से एग्जामिनर को बता दे कि ये प्रोविजन है इसका और इसके नंबर है, ये प्रोविजन मेंशन करने के भी नंबर है। आप यदि 22 क्वेश्चन है ना, आप ये मान के चलो 5 नंबर तो इन प्रोविजन के है। जिसने प्रोविजन नहीं लिखे यार सीधा उत्तर लिखा उनके नंबरिंग अलग होगी, और जिसने प्रोविजन के साथ लिखा है वही कंटेंट उनकी नंबरिंग अलग होगी। जहां जरूरत है बात, जैसे रेस जुडिकेटा में थोड़ा कमेंट्री की जरूरत है, 151 में जरूरत है, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में आवश्यक है। तो जहां, और यदि डिग्री की डेफिनेशन है कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है इसमें। 42 CPC पे क्वेश्चन था, कुछ कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है। 75 CPC पे क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट पर्पज द कमीशन में बी इशूड, कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है। बट 89 पे क्वेश्चन है तो 1-2 जजमेंट आपको रेफर करने हैं, और पूछ भी लेते हैं वो तो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लीडिंग जजमेंट के साथ आंसर लिखो। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हाँ जी, हाँ मिस्टर आदेश। सुरेश जी अपना माइक ऑफ कर दे, सुरेश पारा सर। हाँ क्या शॉर्ट फॉर्म में?